राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण में गांधीवादी युग का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गांधी दर्शन पर व्याख्यान दिया था और आप समझे थे कि कैसे जो है महात्मा जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों का वो व्यवहारिक प्रयोग करने में सफल हुए थे। और वो तब सफल हुए थे जब जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व युद्ध और हिंसा से त्रस्त था और उस दौरान उन्होंने सत्य, अहिंसा जैसे न केवल अमोघ अस्त्रों का आविष्कार किया था बल्कि उनका वो प्रभावी प्रयोग करने में सफल हुए थे। और शायद विश्व में सबसे चर्चित व्यक्तियों की सूची में आज भी देखा जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आता है। और वो दौर था जब विश्व का कोई भी व्यक्ति केवल ये लिख देता था कि मोहनदास करमचंद गांधी भारत, अपने पत्र पर ये पता अंकित करता था और विश्व के किसी भी कोने से वो पत्र महात्मा जी तक पहुंच जाता था। उनकी ये ख्याति थी और वो लोकप्रियता थी। वो चाहे बाद के अनेक गांधीवादी नेता, चाहे वो मार्टिन लूथर हो या अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हो, ये सभी जो है गांधी दर्शन को अपनाते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता हासिल की थी। तो साथियों, जब महात्मा जी 1893 से अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद की नीति के विरुद्ध सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया और उसमें उन्होंने अपने सत्य, अहिंसा की नीति से अभूतपूर्व सफलता हासिल की और 21 वर्ष के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक उपलब्धियां अर्जित की। और जब जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तभी उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा जी का आह्वान किया कि वो भारत आए और भारत की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करें। तदुपरांत भारतीयों के हित में भारत माता को विदेशी बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए वो यहाँ पर भी सफल सत्याग्रह का आयोजन करें। तो 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष के लंबे प्रवास के बाद महात्मा जी का भारत आगमन हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और ये भारत सरकार ने परंपरा प्रारंभ कर दी है। 9 जनवरी 2023 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथियों, यहाँ पर जब भारत आए तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो उन्होंने गांवों का भी भ्रमण किया ताकि वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जा सके और भारत के प्रति उनकी समझ का विस्तार हो सके। जब वो भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की और इस आश्रम में वो निस्वार्थ भाव से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे और जो है मानवता की सेवा के प्रति उनका जबरदस्त रुझान था। तभी क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह के आयोजन का जो है आमंत्रण उन्हें मिल जाता है। मैं यहाँ से भारत भूमि पर जो महात्मा जी का ये आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है उससे पूर्व मैं गोपाल दास नीरज की ये 4 पंक्तियाँ जोड़ना चाहूँगा जो महात्मा जी पर बहुत सटीक बैठती हैं कि अब नया मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि एक अत्यंत समृद्ध परिवार में जन्मे महात्मा जी
जब उन्होंने बनारस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था और वही बनारस में गंगा स्नान पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा था कि एक महिला कैसे अपनी आधी धोती में अपनी इज्जत को ढकने का प्रयास कर रही थी। तो उस समय तक महात्मा जी पूरा जो है सूट बूट में वो रहते थे, लेकिन उनको लगा कि मैं ऐसे गरीब भारतीयों का रहनुमा हुआ हूँ, मुझे धिक्कार है। तो तब से उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं भी आधी धोती का प्रयोग करूंगा। जब तक प्रत्येक भारतीय के तन पर वस्त्र पूरे नहीं होंगे तब तक मैं भी आधी धोती ही धारण करूंगा। लेकिन जो है विंस्टन चर्चिल जैसे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो उन्हें अर्धनग्न फकीर कहते थे। अर्धनग्न फकीर भले कहे, लेकिन उनके पीछे उनका एक ध्येय था। मैं एक प्रसंग से आपको जोड़ूंगा कि जब जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा जी 1931 में लंदन गए थे, तो वहाँ पर उन्हें जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम से भेंट करने का अवसर मिला था। और वो जो है ब्रिटिश सम्राट के आमंत्रण पर वो सेंट जेम्स पैलेस ब्रिटिश सम्राट से मिलने गए थे। और जब वो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी विश्व के अनेक समाचार पत्रों के संपादकों ने, उनके जो करेस्पॉन्डेंट से, उन सब ने घेर लिया और उन्होंने प्रश्न किया महात्मा जी से कि आप जो है दुनिया के महान साम्राज्य के महान सम्राट से मिलने जा रहे हैं, वो भी इस वेशभूषा में, एक फकीर की वेशभूषा में जा रहे हैं, तो आपको हिचक नहीं महसूस होती? तो गांधी ने बहुत बेबाक उत्तर दिया था। और जो है उस समय इस दृश्य का जो दृष्टा था वो जो है फ्रैंक मोरिस था। उसने भी लिखा है, अमेरिकी पत्रकार ने भी लिखा है। मैं फिलहाल पहले ये पूरा कर दूं कि जब पत्रकारों ने कहा कि आप दुनिया के महान साम्राज्य के महान सम्राट से भेंट करने जा रहे हैं और आप इस वेशभूषा में मिलने जा रहे हैं, तो गांधी ने उत्तर दिया था कि मुझे कोई हिचक नहीं महसूस हो रही। जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको हिचक महसूस हो रही क्या? अरे आपके पास अगर पर्याप्त वस्त्र नहीं थे तो किसी से ले लेते या व्यवस्था कर लेते, ऐसा जो है आप इस वेश में क्यों जा रहे हैं? तो गांधी ने कहा कि मुझे कोई हिचक नहीं महसूस हो रही, क्योंकि मैं उन गरीब भारतीयों का रहनुमा हूँ जिनके पास यह भी उपलब्ध नहीं। फिर उन्होंने वहाँ पर अपने आत्मबल से कमेंट किया था कि फिर आपके सम्राट ने इतने वस्त्र धारण कर रखे होंगे जो हम दोनों के लिए पर्याप्त होंगे। तो साथियों, उनका यही ध्येय था कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। तो महात्मा जी के संदर्भ में साथियों जब भी पढ़े समझे तो बहुत जो है व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, तभी महात्मा जी को समझा जा सकता है। क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं, गांधी दर्शन वास्तव में एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, और जिसको समझने के लिए जो है 1-2 महीने पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके समझने के लिए एक जीवन भी कम है। तो ऐसे में मैं आपको सीधे अब ले चलूँगा कि जब जो है महात्मा जी ने लगभग अपने आगमन के पश्चात 2 वर्ष तक भारत की वास्तविक स्थिति के अध्ययन के लिए जो है भ्रमण किया और वास्तविक स्थिति को समझा जाना, तो इसी दौरान क्या हुआ कि बिहार के चंपारण जिले में चूंकि अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रथा प्रारंभ कर रखी थी। तिनकठिया प्रथा के तहत क्या था कि जब नील आंदोलन जो 1859 में बंगाल में हुआ था, अंग्रेज नीलहों को वहाँ पर बंगाल में नील की खेती करने पर रोक लगा दी गई थी नील आयोग की सिफारिश पर। तो ये अंग्रेज नीलहे आ गए थे, चंपारण जिले में सक्रिय हो गए थे, और उस समय चंपारण जिला एक बहुत बड़ा जिला होता था। तो तिनकठिया प्रथा के तहत 3/20 भाग पर चंपारण के कृषकों को नील की खेती करना
अनिवार्य था, अंग्रेज उन्हें बाध्य करते थे और जो है कुछ अग्रिम भुगतान भी कर देते थे यद्यपि, लेकिन चूंकि अंग्रेज नीलहे ही उस नील के रेशे के एकमात्र क्रेता थे, तो भारतीयों का जबरदस्त शोषण होता था, भारतीय कृषकों का। अतः एक प्रगतिशील कृषक थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा जी को आमंत्रित किया कि जो समस्या है चंपारण जिले के कृषकों की, उसको संज्ञान में ले और सत्याग्रह के द्वारा इन्हें जो है इस शोषण से मुक्त कराए। महात्मा जी ने जो है इसे समझा कि ये वास्तव में कृषकों की समस्या है, अतः वो जो है चंपारण जिले का दौरा किया और अपने साथ में उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारिक, मजरूल हक आदि को लेकर के जेबी कृपलानी, ये 4-5 नेता साथ थे। इन्हें चूंकि कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, तो कौन कौन लोग इसमें उनका साथ दे रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे और नरहरि पारिक थे। नरहरि पारिक यूपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है। और मजरूल हक और जो है गांधी के जो सचिव थे महादेव देसाई भी इस दौरान उनका साथ दे रहे थे। महादेव देसाई, गांधी जी ने जो है चंपारण जिले के गांव-गांव का भ्रमण किया और कृषकों से उनकी समस्याओं को समझा और सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। जब जो है सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया तो चंपारण जिले का जो अंग्रेज कलेक्टर था उसने आदेश दिया महात्मा जी को कि आप तत्काल जो है चंपारण को छोड़ दे, लेकिन गांधी ने अवज्ञा की कि जो कानून जो है जनता के हित में नहीं हो उनकी अवज्ञा करना ही सविनय अवज्ञा है। तो गांधी ने जो है सत्याग्रह जारी रखा। बाद में जो है सरकार दबाव में आ गई और सरकार जब दबाव में आ गई तो उसने जो है चंपारण जिले सहित संपूर्ण भारत में नील की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, कानूनन प्रतिबंध लगा दिया कि अब किसी भी भारतीय कृषक को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो भारत भूमि पर गांधी का यह पहला सफल सत्याग्रह था। पहला सफल सत्याग्रह भारत भूमि। जब भी कहा जाए भारत भूमि का पहला सफल सत्याग्रह तो आप चंपारण सत्याग्रह ही कहेंगे। यद्यपि आप जानते हैं कि दुनिया में जो पहला सफल सत्याग्रह महात्मा जी ने किया था, गांधी ने किया था, वो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध किया था। वो एक व्यापक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और वो कभी स्वयं को राष्ट्रीय सीमाओं से नहीं बांधते थे। वो जो है उनको आप ये कह लें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व उनका था और कभी वो जो है केवल भारतीय होने का गौरव नहीं करते थे। उनका जो है ये कह लीजिए वो ग्लोबल पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते थे। और भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है वो गांधी जी ने अनुसरण किया था। और वो बात है ना कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। या मेरा है या पराया है, ये संकीर्ण हृदय के लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले व्यक्ति के लिए तो संपूर्ण धरा ही वास्तव में उसका घर है। तो ये भाव था महात्मा जी में। तो यहाँ पर पहला सफल सत्याग्रह यदि कहा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध, लेकिन भारत भूमि में पहला सफल सत्याग्रह
वो चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जी ने जो कृषकों की निस्वार्थ भाव से साथियों सेवा की थी, उसके लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से नवाजा था। गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो जो है सर्वप्रथम महात्मा कहा। ये बहुत बार पूछा गया साथियों, आप अपने दिमाग में रखिएगा, मन मस्तिष्क में रखिएगा। महात्मा जी के साथ बहुत सारे टाइटल जुड़े हुए हैं। जैसे राष्ट्रपिता किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब जो है वो INA को संबोधित कर रहे थे 1843 में रंगून में, तो वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस रेडियो पर संबोधन करते हुए कहा था कि हे राष्ट्रपिता, राष्ट्र की मुक्ति का पावन पुनीत अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। हमें इस अवसर पर आपके आशीर्वाद, आपके आशीर्वचन की जरूरत है। यद्यपि वैचारिकी में दोनों महान नेताओं के बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन चूंकि लक्ष्य दोनों का एक था, मंजिल दोनों की एक थी, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा गांधी, दोनों का उद्देश्य था कि भारत माता को ब्रिटिश दासत्व से मुक्त कैसे कराया जाए। इसलिए वैचारिकी में अंतर होने के बावजूद मंजिलें एक थी, अतः वो दोनों एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान भाव रखते थे। तो राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो है राष्ट्र का अंतिम संघर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और हमें इस पुनीत पावन अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की आवश्यकता है। तो साथियों, राष्ट्रपिता संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। साथ में उन्हें जो है अर्धनग्न फकीर, हाफ नेकेड फकीर, वो विंस्टन चर्चिल कहता था। और विंस्टन चर्चिल जो है महात्मा जी जैसे व्यक्तित्व से बहुत वो घबराता था। वो जो है कहता था कि ये बुढ़ा खड़ूस हमें स्वप्न में आकर के वो जो है भयातुर करता है, मैं जो है स्वप्न में भी इनसे डरता हूँ। तो आप सोच लीजिए कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का कितना जबरदस्त दबाव है कि जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री महात्मा जी के एक आह्वान से डर जाया करता था और उसने इस बात को स्वीकार भी किया है। साथियों, मैंने एक प्रसंग रखा था कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पिछले वीडियो में कि जब जो है विंस्टन चर्चिल ने दबाव बनाया गांधी पर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भड़की हिंसा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी महात्मा जी लें, तो इसके विरुद्ध, चूंकि वो तो अहिंसा के पुजारी थे, वो बात अलग है कि एक अहिंसा के पुजारी का अंत हिंसा से हुआ, लेकिन वो जो है अहिंसा के पुजारी थे और वो कैसे इस बात को स्वीकार कर लेते कि वो जो है हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी ले लें। अतः उन्होंने आगा खां महल में 21 दिन का आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था और जब 21वें दिन मतलब उनकी हालत अब तब होने लगी थी कि अब उनका निधन हुआ, तब निधन हुआ, तो जहाँ पर उन्हें चर्चिल को और ब्रिटिश जो भी वायसराय थे उन्हें गांधी के आमरण अनशन को तोड़वाने का प्रयास करना था साथियों, उल्टे उन्होंने आगा खां महल में गांधी के अंत्येष्टि की तैयारी के लिए चंदन की लकड़ी और देसी घी की टीनें एकत्र करवा दी थी और एक सर्कुलर जारी करवा दिया था चर्चिल ने कि जब भी महात्मा जी का निधन होगा तो उनके निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। मानवता के इतिहास में ऐसा क्रूरतम अभियान
या क्रूरतम कार्य अब तक कभी नहीं हुआ था। और ये जब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पता चली और दुनिया के समाचार पत्रों ने सुर्खियों में छापा, तो रूजवेल्ट ने एक कड़ा पत्र चर्चिल को लिखा था और कहा था कि महोदय, यदि भारत और गांधी के प्रति आपकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा तो अब अमेरिका बहुत सहन नहीं करेगा, अब वो आर पार की स्थिति में आ जाएगा, भारत को जो है मुक्त किया जाए, अन्यथा यूएसए जो है अब ब्रिटेन के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार आप जानते हैं कि चीन यद्यपि हमारा सदैव दुश्मन रहा, लेकिन उस समय जब ये घटना घटित हुई तो चीनी प्रधानमंत्री थे चांग काई शेक, उन्होंने भी चर्चिल को कड़ा पत्र लिखा था कि ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है, ये तो क्रूरतम घटना है, आप तत्काल जो है गांधी के आमंत्रण को तोड़वाइए, अन्यथा जो है आर पार की स्थिति में चाइना भी रहेगा और वो ब्रिटेन के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो गांधीवादी ढंग कितने जोरदार थे कि जो है अन्य देश इतना सक्रिय हो जाते थे। तो गांधी का व्यक्तित्व साथियों कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। तो साथियों, जो चंपारण सत्याग्रह भारत भूमि का पहला सफल सत्याग्रह था और इस दौरान जो गांधी जी ने कृषकों की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, उसके लिए उन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से नवाजा और वो एक महात्मा, एक संत, एक दार्शनिक, एक जो है राजमर्मज्ञ, एक राजनीतिज्ञ, एक धर्माचार्य, न जाने क्या क्या उनमें समाहित था। तो एक व्यक्ति में इतने गुणों का एक साथ होना शायद विश्व इतिहास में बहुत कम मिलता है साथियों। तो ये जो है हमारा चंपारण सत्याग्रह संपन्न हो गया। अब इसके पश्चात जो है एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ करने का श्रेय पहला अगर हम देखें एक राजनीतिक तौर पर, क्योंकि साथियों यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में एक प्रगतिशील कृषक राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा जी पहुंचे थे, लेकिन गांधी जी ने जो स्वतः संज्ञान में लेते हुए जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था वो गुजरात में जो है खेड़ा जिले में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। एक्चुअली खेड़ा जिले में सूखे के चलते फसल चौपट हो गई थी, फिर भी जो है ब्रिटिश हुकूमत वहाँ पर कृषकों से कर अदायगी का दबाव बना रही थी। और जब जो है यहाँ खेड़ा जिले के कलेक्टर ने पत्राचार किया कि यहाँ पर जो है कुछ भी घास को छोड़ के कुछ भी नहीं है जो हम उगा सके किसानों से, तो जो है ब्रिटिश हुकूमत ने पत्र वापस किया और लिखा कि घास अच्छी है, किसानों से कटवा करके बिकवाइए और वो लगान के रूप में जो भी धन आए वो जमा करिए। तो इस जब क्रूरतम बात आई तो गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किया खेड़ा जिले में, और यहाँ पर इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को साथ में लिया और सफल सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। और गांधी का ये भारत भूमि पर ये दूसरा सफल सत्याग्रह आयोजित हुआ। आगे चलते हैं साथियों, एक और जो है घटना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी जो है हर आम मजदूर और कृषक यानी जो है दबे और कुचले लोगों का रहनुमा हो, वो महात्मा जी थे। बात ये थी कि अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे उन्होंने 35% वेतन वृद्धि की मांग कर रखी थी और 35% वेतन वृद्धि के लिए वहाँ के मिल मालिक तैयार नहीं थे साथियों। अब जब गांधी को लगा कि मजदूरों की ये जो मांग है वो जायज़ है, तो गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया और ये आंदोलन चालू कर दिया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उन्होंने मजदूरों को काम पर न जाने की सलाह दी,
यानी हड़ताल प्रारंभ करने की सलाह दी। लेकिन जब हड़ताल बहुत लंबी खिंची तो मजदूर हड़ताल तोड़कर काम पर जाने लगे। अब उनमें एकजुटता कायम करने के लिए महात्मा जी ने पहली बार जीवन में आमरण अनशन का सहारा लिया। पहली बार आमरण अनशन का सहारा लिया। ये बहुत पूछा जाता है। अनशन का सहारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान मजदूरों में एकजुटता कायम करने के लिए लिया था। और यहाँ पर साथियों मैं बता दूं कि भाई मजदूरों की इनकम चूंकि हैंड टू माउथ होती है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो ऐसे में मजदूरों का कैसे कल्याण हो। तो इस दौरान एक जो है उद्योगपति की बहन थी अनसुईया बेन ने मानवता के आधार पर बहुत सारा धन दिया था, जिससे मजदूरों की आजीविका का संकट कुछ समय के लिए हल हो गया और हड़ताल लंबी खिंचने लगी। अंततः जो मिल मालिक थे वो जो है 35% वेतन वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया। 35% वेतन वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया और इस तरीके से महात्मा जी का ये जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वह भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आते ही महात्मा जी ने 3 बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए। हैट्रिक जैसे ही लगाई वैसे ही भारतीय युवक जो अभी क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और हिंसा और खून खराबे में जो है मशगूल थे, उन युवकों को भी लगा कि महात्मा जी के पास जादू की छड़ी है और अंततः महात्मा जी भारत माता को विदेशी बेड़ियों से मुक्त कराने में सफल होंगे। अतः कुछ समय के लिए इन युवकों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक दिया। क्रांतिकारी आंदोलन में ठहराव आ गया और गांधीवादी सत्याग्रह और सत्य अहिंसा के पर आधारित ये आंदोलन आगे चले और ये 3 जो बड़ी सफलताएं थी महात्मा जी की, उससे जो है महात्मा जी का न केवल भारतीय रंगमंच पर बल्कि विश्व स्तर पर उनका बड़ा नाम हुआ। और इसी दौरान साथियों मैं बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध चूँकि 1914 से 1918 के मध्य हुआ था और इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी इसका एक पार्टी थी, वो भी युद्ध कर रहा था। तो चूँकि वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की भांति ये विश्वास रखते थे कि अंग्रेज न्यायपूर्ण जाति है, अंततः भारतीयों के साथ वो जो है न्याय करेंगे। तो उस दृष्टि से उन्होंने क्या किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के साथ यानी ब्रिटेन के साथ सकारात्मक सहयोग का रवैया अपनाया था। साथ ही जो भारतीय युवक थे उन्होंने भारतीय युवकों को ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के ब्रिटेन की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था और उनके प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भारतीय युवक ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में शामिल हुए थे। तो इसके लिए महारानी विक्टोरिया ने उन्हें जो है केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था और जो है आलोचकों ने केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा और आलोचकों ने उन्हें ब्रिटिश सेना का
भर्ती करने वाला सार्जेंट तक कहा था। आलोचकों ने उन्हें ब्रिटिश सेना का भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। ब्रिटिश सेना का भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। तो ये जो है प्रारंभ में जो है महात्मा जी की नीति सकारात्मक सहयोग की थी, लेकिन वो कैसे असहयोग में बदल गई उन घटनाओं पर हम जिक्र करेंगे आगे। फिलहाल जो है गांधी का सकारात्मक सहयोग का रवैया कैसे असहयोग में बदल गया साथियों, तो उसके लिए कई पक्ष हैं। इस वीडियो में मैं 2 पक्षों का व्यापक उल्लेख करूंगा। पहले तो रॉलेट एक्ट जो मार्च 1919 में पारित हुआ था उसको समझते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता ब्रिटिश हुकूमत समझ रही थी और उसी उद्देश्य से उस कानून पर विचार विमर्श के लिए उसने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट आयोग का गठन किया और रॉलेट आयोग ने विचार विमर्श के पश्चात जो सुझाव दिए उसमें उसने क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम 18 मार्च 1919 को पारित करने की सिफारिश कर दी। और इस रॉलेट एक्ट में प्राविधान था साथियों कि पुलिस किसी भी भारतीय युवक को बिना मुकदमा चलाए, बिना जो है अपील, बिना वकील और बिना दलील के वो 3 वर्ष की अवधि के लिए वो जेल में रख सकता था मजिस्ट्रेट। तो ये जो है अपील नहीं, वकील नहीं, दलील नहीं के रूप में रॉलेट एक्ट भारतीयों के बीच जो है चर्चा की विषय वस्तु बन गया। यानी किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को वो गिरफ्तार करके 3 वर्ष तक जेल में ब्रिटिश हुकूमत रख सकती थी और ऐसा व्यक्ति ना तो वकील कर सकता था, ना ही वो अपील कर सकता था और ना ही दलील दे सकता था। इसे भारतीयों ने काला कानून, ब्लैक लॉ कहा और स्वाभाविक था कि इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो। महात्मा जी भी इस कानून से बहुत हतप्रभ थे और महात्मा जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान इस क्रांतिकारी एवं आतंकवादी अधिनियम 1919 के विरुद्ध कर दिया। और जब वे पंजाब की ओर बढ़ रहे थे तो गांधी को जो है पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इसके गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात तो स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूरे देश में इस काले कानून के विरुद्ध लोग एकजुट थे और इसी बीच जो है एक और पक्ष जब इस रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन पंजाब में चल रहा था तो वहाँ के 2 अत्यंत लोकप्रिय नेता महाराज सतपाल और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। तो साथियों इसी घटना से आप जोड़ करके दूसरी घटना को देख सकते हैं। भारतीय इतिहास में जो है अति चर्चित घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझते हैं, बाग हत्याकांड ऐसा था, अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो है, इसको मैं डेट बता दूं, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई है, दिन बैसाखी था। यहाँ पर असल में पंजाब के अत्यंत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है वो जो ब्रॉलट एक्ट यानी काले कानून का विरोध कर रहे थे, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वह डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। तो इस गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को पंजाब की जनता वो जो है जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्र हुई थी। 9 अप्रैल 1919 को इन दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लगभग 20,000 की भीड़ एकत्र थी। साथियों, यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है एक पहले ही वहाँ का पंजाब का गवर्नर था डायर, वो जो है पहले ही इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी सामूहिक विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। प्रातः 9:30 बजे माइकल डायर ने उस सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। अतः वह अपने सैनिकों के साथ जब वहाँ पहुँचा, वहाँ पर गवर्नर का भी डायर था उसका सरनेम, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर था, सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो जो है वो भी उसका भी सरनेम डायर ही था। तो यहाँ पर जब जो है वो पहुँचा और आदेश दिया कि 3 मिनट के भीतर जलियांवाला बाग स्थान को खाली कर देने का आदेश दे दिया, तो इतनी बड़ी संख्या लोगों की, और वहाँ पर जो निकास द्वार था वो अत्यंत सकरा था, तो वहाँ पर निकल पाना संभव नहीं था। और 3 मिनट के बाद उसने जो है सैनिकों को तब तक गोली चलाने का आदेश दे दिया जब तक कि एक भी गोली शेष न बचे। एक नृशंस हत्याकांड हुआ और यहाँ पर 1000 लोगों की लाशें बिछ गई, 1000 लोग मारे गए तथा 2000 घायल हुए। आपको बता दें साथियों, जलियांवाला बाग स्थान एक स्मारक के रूप में है। उसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वहाँ पर कुछ कुएं थे, लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद गए थे, तो कुएं समझो इंसानों से पट गए थे। और इस भीषण कांड में जो है 1000 लोग एक स्थान पर मारे गए। इस कांड में एक हंसराज नामक भारतीय भी था। हंसराज नामक भारतीय वो डायर की मदद कर रहा था, डायर की मदद कर रहा था। इस कांड के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जो है जॉर्ज पंचम के सम्मान में गीत लिखा था कभी, और उसके लिए उन्हें नाइटहुड या सर की उपाधि से नवाजा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रतिक्रिया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये नाइटहुड जैसे सम्मान के जो कीमती तमगे हैं वो हमारे अपमान को बेतुके संदर्भों में लेते हैं। अब मैं सभी विशिष्टताओं को त्याग कर अपने उन निरीह भारतीयों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ जिन पर ये ब्रिटिश हुकूमत
निरंतर जुल्म सितम ढा रही है और जो है उन्होंने नाइट की हुड की उपाधि को त्याग दिया था। इसी प्रकार गुरुदेव के अतिरिक्त जो है दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा था। एंड्रयूज ने बहुत पूछा जाता है, दीनबंधु एंड्रयूज ने जानबूझकर किया गया हत्याकांड कहा था। इसी प्रकार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के एक भारतीय सदस्य थे सी शंकरण नायर ने जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद जो है भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भी दबे शब्दों में इसकी आलोचना की। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने कहा था कि यह निवारक हत्याकांड है, यानी इस हत्याकांड से बचा जा सकता है। बाद में इस कांड के बारे में थॉमसन एवं गैरेट ने लिखा है कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 की क्रांति, मतलब वो 1857 की क्रांति की तरह उन्होंने चित्रित किया था और इसका एक जबरदस्त असर रहा। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में आपने देखा कि कैसे माइकल ओडायर ने 1000 भारतीयों की लाशें कुछ ही मिनटों में बिछा दी। प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया और ऐसे ही अन्य लोगों ने भी त्याग दिया। बाद में जो है आप जानते हैं, जब असहयोग आंदोलन इसी के कारण प्रारंभ किया था महात्मा जी ने, तो उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्याग करके वो जो है आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है कमेटी गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। कमेटी गठित की गई, एक हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग एक 8 सदस्यीय आयोग था। हंटर आयोग जलियांवाले बाग हत्याकांड से जुड़ा आयोग है और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने की थी, इसीलिए इस आयोग का नाम हंटर आयोग था। इसमें जो है कुल 8 सदस्य थे और 5 अंग्रेज थे, 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्यों में जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, सर चिमन लाल सीतलवाड़। तीसरे सदस्य थे सर चिमन लाल सीतलवाड़। ये 3 सदस्य भारतीय भी थे, लेकिन हंटर आयोग ने हत्याकांड की जांच में केवल लीपापोती की और कोई यथार्थ रिपोर्ट नहीं दी और उसने कहा कि इस कांड में केवल 379 लोग मारे गए। कहा 1000, इसने कहा कि 379 लोग ही मारे गए और 1000 लोग घायल हुए। उसने केवल 1000 लोगों के घायल होने को स्वीकारा। तो और साथ में उसने कहा कि माइकल डायर ने अपने पद से जुड़े दायित्वों का निर्वहन अति उत्साह में किया, अतः ये पद के लायक नहीं।
ये कह कर के माइकल ओ डायर एक प्रकार से उसको बचा लिया गया और सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए एक इंडेमिनिटी बिल भी पास कर दिया। तत्काल इंडेमिनिटी बिल पास करके वो जनरल डायर को बचाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने भी अपनी एक तहकीकात कमेटी का गठन किया जांच के लिए। तहकीकात कमेटी का गठन वो जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ और इसके अन्य जो सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सी.आर. दास, कुकुल जयकर, ये सदस्य थे जो कांग्रेस ने गठित की थी। और इस समिति ने स्वीकार किया था कि 1000 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हुए। उन्होंने कमेटी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की थी। साथियों, जनरल डायर के विरुद्ध केवल एक कार्यवाही हुई कि उसे जो है पद से हटा दिया गया, किंतु जब वह लंदन पहुंचा तो वहां पर उसका भव्य स्वागत हुआ। ब्रिटिश समाचार पत्रों के संघ ने तथा ब्रिटिश संसद के उच्च सदन लॉर्ड सभा ने उसे साम्राज्य का शेर, लायन ऑफ द एम्पायर की उपाधि से नवाजा। उसे साम्राज्य का रक्षक कहा। ब्रिटिश समाचार पत्र मॉर्निंग पोस्ट ने तो 30,000 पाउंड एकत्र किए और उसके सम्मान में भव्य जो है आयोजन किया कि वो ही वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य का वो सच्चा शेर है। इस तरीके से भारतीयों की भावनाओं पर कुठाराघात होता रहा। वो तो भारत माता का सपूत उधम सिंह, उसने जो है समस्त भारतीयों की अस्मिता सम्मान की रक्षा की और वो जीवन भर जो है, जब वो 1919 में उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो वो बालक था और बालक ने प्रण कर लिया था कि इस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या करके मैं रहूँगा। बताते जब वो विद्यालय जाता था तो वो आर्ट भी उधम सिंह बनाता था, तो वो एक ओर स्वयं को दिखाता था गन लिए हुए और दूसरी ओर जनरल डायर को दिखाता था कि वो उसकी हत्या कर रहा। अंततः जब ये बालक बड़ा हुआ तो किसी तरीके से जलयान में सफाई कर्मी के रूप में प्रवेश कर गया और लंदन पहुंचा। और लंदन में जो है जब उसे पता चला कि फला हाल में जनरल डायर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाला है, तो 15 दिन पहले से ही वहाँ के पर साफ सफाई करने की नौकरी कर ली। और जब जो है जनरल डायर निर्धारित तिथि में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन करने जा रहा था, तभी उधम सिंह ने निकट से जा करके इस जल्लाद की हत्या कर दी और जो है भारत माँ के जो सपूतों में अपना नाम सदा सदा के लिए स्थायी कर लिया। साथियों, उधम सिंह का नाम भारतीय इतिहास में सदैव अजर अमर रहेगा। अगले इतिहास के लिए हमारा क्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।